हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इंडियाज़ व्यू पॉइंट के और एक नए रिएक्शन वीडियो में और मैं हूँ महेश्वरी। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उस चैनल का नाम है ज्योतिर्मय और वीडियो का टाइटल है अमेरिका का टारगेट चाइना या रशिया नहीं, कुछ और है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह सर हैं और हमारा जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर थोड़ा ज्ञानवर्धन करेंगे। मेरा सर से जो रिक्वेस्ट थी वो थी कि जियो पॉलिटिकल सिनारियो में आज के दिन जिस तरीके से मिडल ईस्ट बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हॉट केक बना हुआ है। एक तरफ जो बाइडन जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर नेतन्याहू को गाली बक चुके हैं, एक बहुत ही बैड वर्ड यूज किया था। और खासकर ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल का जो वॉर है बाइडन के ऊपर एक बर्डन बन चुका है। जॉर्डन के जो किंग है वो अमेरिका बैठे हुए हैं। अमेरिका जो है वो प्रॉपरली एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो किसी टाइम पर प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ इंडिया के रिलेशंस जितना हॉट तरीके से मिडिल ईस्ट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो चार बड़े गल्फ कंट्रीज से चार बड़ी खबरें आ चुकी हैं। चाहे ओमान ने हमारे को एक पोर्ट गिफ्ट कर दिया, चाहे कतर से अगर हम देखेंगे तो $78 बिलियन की जो 20 साल की गैस डील है वो हमारी हो चुकी है, चाहे हम यूएई में देखें तो बहुत बड़ा एक मंदिर बनने जा रहा है, और सऊदी अरेबिया के अंदर अभी है। 4-5 दिन पहले योगा डे बनाया गया। और जिस तरीके से इंडिया के रिलेशंस बहुत ही एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं, रिलेशंस में गर्माहट है वो तो दिखाई दे रही है। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, सब। और ईरान के साथ भी जिस तरीके से पिछले महीने हमारे विदेश मंत्री की एक बहुत तेज दौरा हुआ था और उसके बाद की जो कहानियां, चाहे उनके प्लेन के टेक ऑफ करते ही ईरान ने मिसाइलें पाकिस्तान में मारी हो, चाहे पाकिस्तान ईरान की लड़ाई हो गई हो। हालांकि मैं उसमें नहीं मानता कि इंडिया का कोई रोल था, लेकिन फिर भी मेरा जो कंसर्न मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो असलियत में सर से ये है कि क्या अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक फोटो बहुत अच्छी वायरल भी हुई थी कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो एमबीएस से मिले हैं, और उनके बाद एक हमारे आर्मी चीफ का पॉलिटिकल लीडर से मिलना मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर गवर्नमेंट। लेकिन सर से मेरा ये भी क्वेश्चन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जिस कदम पर जहां जहां पीछे हट रहा है, क्योंकि मुझे बाइडन से ज्यादा ट्रंप के उस बयान से कुछ मैसेज मिल रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो अपने बिल्स पे नहीं कर रहा रशिया उस पर हमला कर सकता है। दैट इज शॉकिंग। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर ये कह रहा है तो सर वो बहुत तगड़ा शॉकिंग मुझे लगता है कि आप अपने अलाइज के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर वो पैसे ना दे तो अपने दुश्मन को कह रहे हैं कि आप उसे पीट दे। दैट इज शॉकिंग। तो ऐसे में अमेरिका, क्योंकि पिछले टाइम में खबर भी आई थी कि जो अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स हैं उनकी बैटरीज निकाल ली गई हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। दैट वाज आल्सो शॉकिंग कि अमेरिका शायद पीछे हट रहा है। वो अलग अलग लेवल पर एक स्पेस वैकेट कर रहा है, खाली स्पेस छोड़ रहा है। क्या इंडिया उसे भरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर इंडिया उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को प्रोवाइड करने की तरफ सोच रहा है तो इंडिया का जो इमेज है या एक जियो पॉलिटिकल सिनारियो वो टोटली डिफरेंट है। अगर इंडिया अपने आप को सिर्फ ट्रेड, कॉमर्स और रेड सी से लेकर अरेबियन सी या गल्फ की मतलब अरेबियन सी के अंदर जो ट्रेड सिक्योरिटी है वहां तक देख रहा है तो डिफरेंट है। तो सर आपसे मेरा यही क्वेश्चन था कि अल्टीमेटली जो आज के दिन मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसे आप किस फॉर्म में देखते हो, वहां इंडिया कहां खड़ा हुआ है सर? तो आपके जो जो आपने ये पूरा नैरेटिव बनाया है, इसके अंदर 2-3 सवाल हैं। आपने बात करी इंडियन आर्मी चीफ का सऊदी अरेबिया के किंग से, क्राउन प्रिंस से मिलना, और उसमें ये जोड़ना कि क्या भारत अमेरिका की स्पेस मिडल ईस्ट में ले रहा है। दूसरी तरफ आपने नेटो के कमज़ोर होने की बात कही। तीसरी बात आपने ये कही कि क्या भारत ट्रेड सिक्योरिटी की तरफ देख रहा है या इसका कुछ और बड़ा कोई मिशन है। तो ये 3 सवाल आपके इस नैरेटिव से मेरे को समझ में आए हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। देखिए, जहाँ तक आर्मी चीफ का फॉरेन लीडर से मिलने का सवाल है, तो मैं इसको ऐसे कैटेगराइज़ करूँगा कि
जो छोटे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुल्क हैं या डिक्टेटरशिप जहाँ पर है, वहाँ पर आर्मी चीफ अक्सर मिला करते हैं, मिलते रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से। वो बात और है कि इस इंटरनेट के ज़माने में हम उनकी इस तरीके की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। अ कि किसी टाइम मेरे को याद है कि जनरल वेद मलिक जो कारगिल के टाइम में चीफ थे, वो बर्मा में जाके उन्होंने मुलाकातें करी और इसी तरीके से कई चीफ्स हैं जो जो मेरे को ज़हन में आता है कि मलेशिया के लीडर से मुलाकात हुई है, इंडोनेशिया के लीडर से मुलाकात हुई है, आपके श्रीलंका के लीडर से मुलाकात हुई है और साथ ही मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में लीडर से मुलाकात तो होती रही हैं और इसके अलग-अलग डायमेंशंस हैं। अब बात रही कि क्या अमेरिका स्पेस दे रहा है मिडल ईस्ट में? तो अब इसको समझने के लिए हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को किस तरीके से छोड़ा था। वो इसलिए नहीं इस तरीके से छोड़ा था कि वो अच्छा। बहुत कमज़ोर हो गया था या कुछ इस तरीके से। वो उसके कारण थे कि उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। तो प्रायोरिटीज़ अभी अमेरिका की कहाँ है? देखिए अभी हाल ही में अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब वो चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मुलाकातें करी। जो बाइडेन से भी चाइनीज़ प्रीमियर की चाइनीज़ प्रेसिडेंट की अमेरिका विज़िट में मुलाकात हुई। वो बात और है कि उन्होंने उनको अ, बाद में डिक्टेटर कह दिया जब वो खुद अभी अमेरिका की सॉइल पर ही थे। बट दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अ, अमेरिका ने चाइना के साथ में एक रिप्रोचमेंट की कार्रवाई करी है। क्वाड की जिस तरीके से शिद्दत से मीटिंग्स हुआ करती थी और वो सब में भी थोड़ी गर्मी कम आई है। क्वाड थोड़ा-सा बैक बर्नर पे गया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बाइडेन 26 जनवरी को इंडिया आ रहे थे, वो नहीं आए हैं। तो इस सब के पीछे चाइना है और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना से इस लेवल पर कॉन्फ्रंट्रेशन करा जाए क्योंकि उनकी मैट्रिक्स में जब ये कॉन्फ्रंट्रेशन शुरू किया था तो उस मैट्रिक्स में ये 1990s का एक असेसमेंट था कि चाइना जो है वो अमेरिका को इकोनॉमिकली अगले 50 साल में 60 साल में क्रॉस कर जाएगा और अमेरिका को चुनौती देगा। लेकिन कोरोना के बाद, कोविड के बाद चाइनीज़ इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लंप आया है और उससे वो पूरी जो कैलकुलेशन थी उसमें बदलाव आया है और उस कैलकुलेशन जो नई कैलकुलेशन है, आप ये कह सकते हैं कि चाइना अमेरिका को चैलेंज करने में और 20 साल पीछे हो गया है। तो अगर चाइना अमेरिका को चैलेंज करने में 20 साल पीछे हो गया है, तो अमेरिका को ये टाइम कैसे डेवलप करना चाहिए? तो ये टाइम डेवलप अपने लिए उसको अपनी और तैयारी में जुट जाना चाहिए, ना कि कॉन्फ्रंटेशन में या लग जाना चाहिए। तो तैयारी में जुटने के लिए उसको नए सेट ऑफ एलाइज चाहिए, जिसके अंदर आप एक पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। आप एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम उनके साथ में बनाएँगे साझा। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आप उनके सिस्टम में के साथ इंटरट्वाइन हो जाएँ, एक-दूसरे के ऊपर आपका भरोसा हो और दोस्ताना संबंध तगड़े हो जाएँ। तो ये टाइम अभी कोरोना के बाद अमेरिका को मिल गया है। अमेरिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मिडल ईस्ट और अमेरिका का फ़ोकस अभी यूरोप भी नहीं है। यूरोप को रूस उस तरीके से थ्रेटन नहीं करता जैसे किसी ज़माने में करता था। देखिए कैलकुलेशन वहाँ भी चेंज हुई है। यूक्रेन से पता लगा है कि रशिया में वो दम नहीं है। जिस कंट्री के पास फ़ौज ही नहीं थी, नाम मात्र की फ़ौज एयरफ़ोर्स थी और आप नियर सुपर पावर थे, आपके पास इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन थी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था,
आपके पास में स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, मिलिट्री, आप फिर भी उस मुल्क को हरा नहीं पाए और अभी भी आपकी जिद्दोजहद चल रही है। तो यानी कि यूरोप को वो थ्रेट नहीं है। तो यूरोप को वो थ्रेट नहीं है, रशिया में वो दम नहीं है, चाइना उभरता हुआ सितारा है, उसके अंदर थोड़ी ब्रेक लगी है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी अब अमेरिका के तौर पर देखें तो अभी हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हमें और आगे 20 साल की करनी चाहिए कि जब चाइना तैयारी उस लेवल करनी पर अगर चाहिए। पहुंचता है, तो हम उसका मुकाबला और अच्छे ढंग से कर सकें। चाइना फरीदी पहुँच रहे तो ऐसे में हुँ। जो ये लॉन्ग टर्म हो गया, जो मिड लेवल और शॉर्ट टर्म क्राइसिस हैं, मिड लेवल क्राइसिस आपकी यूरोपियन क्राइसिस हो गई, शॉर्ट टर्म क्राइसिस आपकी अरेबियन और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशियन क्राइसिस हो गई, जो कि कितने सालों से चल रही है और वो चलती रहेगी। तो अब एज अमेरिकन उनका ये फोकस है कि वेस्ट एशिया एशियन क्राइसिस एक बहुत बड़े गेम में ना तब्दील हो जाए, जिससे कि फोकस खराब ना हो। फोकस इज चाइना। जो मिडिल टर्म क्राइसिस है जो फोकस इज़ 2014 से चाइना। शुरू हुई मेरे ख्याल से 2014 ही जो था जब 20 क्रीमिया इयर्स पे पीछे इन्वेजन किया चला था गया है चाइना, तो वो और कवर यूक्रेन कैसे का करें? तमाशा यूएसए जब के से पास शुरू अच्छा हुआ है और टाइम अभी है तक, अभी। तो ये बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। और ये ऐसी छुटपुट चलता रहेगा, इसका विस्तार भी नहीं होगा, ये भी अमेरिका को समझ में आ गया है। अब यूक्रेन हो चाहे इजराइल और मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को ड्रेन नहीं होने देगा, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है वो, तो अमेरिकन इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ता है। अमेरिकन इकोनॉमी में स्ट्रेन पड़ता है तो वो जो 20 साल का जो गैप इसने कवर करना है, वो करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए वो मिडिल ईस्ट के ज़्यादा पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है और यूरोप में भी अपना हिसाब किताब एक लेवल तक रखना चाहता है, बहुत हाई लेवल तक रखना नहीं चाहता है, क्योंकि नंबर वन एनिमी अभी अमेरिका का चाइना है, ना चाइना। कि अरब वर्ल्ड या आपका रशिया। अरब वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएशन और डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं वो ये है कि अब रिलायंस ऑन पेट्रोलियम इज रिड्यूसिंग, slowly and gradually reliance on petroleum is reducing. In next 50 years ये रिलायंस पेट्रोलियम की बहुत कम हो जाएगी और जितना पेट्रोल अमेरिका को ग्रीन चाहिए एनर्जी पे वो कन्वर्ट हो अमेरिका जाएगा। के पास खुद के पास है। तो टेक्नोलॉजी अच्छा। चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी से आपकी जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपकी जो इकोनॉमी को, लाइफस्टाइल को ड्राइव करती हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और साथ ही साथ थ्रेट परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो थ्रेट इस के परसेप्शन चलते चेंज हो रहा है। अमेरिका ने अपने आप को रीड्रॉ किया है। अब चाइना इज़ ये बिग तो रही थ्रेट। बात अमेरिका की, मैंने ये कहानी सुनाई। अब हिंदुस्तान इस पूरे खेल में कहाँ फिट होता है? देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे एट स्टेट लेवल अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। कर पाता। हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजंस हैं फ्रॉम द डे ये ऑफ सब आर इंसेप्शन टिल डेट। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जब हमें ये एहसास हुआ है कि अमेरिका हमारा वो ट्रस्टेड नहीं एलाई हो सकता। नहीं बन सकता। अभी ये इंडिया का दिल जीतने में अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा हुँ। और अमेरिका का कैसा बिहेवियर बाकी मुल्कों के साथ, अपने एलाइज के साथ रहता है, वो भी इंडिया को कई बार परेशान करता है। सही बात है। इसीलिए इंडिया रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस करता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, इंडिया और चाइना का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके। और इंडिया और चाइना का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा, ओके। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि हमारी मदद के लिए ना अमेरिका आएगा ना रशिया आएगा। और ना रूस आएगा, आपको अपनी मदद हमें खुद अपनी करनी मदद पड़ेगी। खुद करनी रहेगी। सही है। ऐसे में आपको आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर सेल्फ होना रिलायंट होना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है।
और इन चीज़ों पर काम भी कर रहे इसीलिए हैं। मोदी जी इन पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़ोर-शोर से काम बहुत हो रहा है ज़ोर-शोर से, सही बात है। और अभी जिस तरीके से हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़ोर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़ोर उसी प्रकार से है जैसा 1950s और 60s में यूरोप और अमेरिका के अंदर ओके, था। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो और अगले 10-15 साल के अंदर हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बेहतरीन बन इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, होगा सही है। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर आपका डेवलपमेंट भी आगे हाँ, बहुत तेज़ी से चलेगा, बढ़ेगा और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड डेवलप्ड नेशन नेशन हो हो जाएगा, जाएगा। सही बात है। तो ये इंडिया की ये ट्रैजेक्टरी अभी इस तरीके से अ अ, ट्रांसपोलेट करी जा रही है, सीइंग ऑल द फैक्टर्स। तो अगर ऐसा होगा, तो क्या इंडिया इस पूरी स्टोरी के अंदर क्या अकेले ही पूरा खेल खेल देगा? तो आंसर है नहीं। ओके, तो हिंदुस्तान का गौरवशाली भविष्य कैसे तलाशा जाए, इसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वो स्ट्रैटेजी हमको एंशिएंट इंडिया से मिलती है। ओके। चोलाज़ एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत शानदार उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य काल और गुप्त काल एक बहुत ही अमेजिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? डोमिनेंस या फॉरेन डोमिनेंस तो मैं क्या कहूँ पॉलिसीज़, कि आपकी रिलेशंस। आपके आपके हाँ, रिलेशन रिलेशंस, आपका वैभव वैभव, आपका कैसा होना इन्फ्लुएंस चाहिए बाकी कंट्रियों के अ, साथ? कैसे इकोनॉमी बनना बेस्ड था। चाहिए, वो ये पुरानी सभ्यताएँ हमको सिखाती हैं। जिसके अंदर सॉफ्ट पावर एक बहुत-बहुत अहम रोल अदा करता है। सॉफ्ट पावर के अंदर आपकी आपका कल्चर है, आपकी मूवीज़ हैं, आपका डायस्पोरा डायस्पोरा कल्चर, है, मूवीज़, स्किल्ड आपकी लेबर, स्किल्ड लेबर है, आपकी अ, टेक्निकल टेक्निकल एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स, आपकी कमांड ओवर लैंग्वेजेज़, एजुकेशंस, एजुकेशन है, रिलीजन, आपका रिलिजन है। ये सबको एक्सपांड करके ही हम हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट दुबई पावर में बढ़ा सकते हैं। यूएई के अंदर ये चौथा मंदिर आ रहा है और आबू धाबी के अंदर ये पहला मंदिर आ रहा है, 3 बन पहले चुके मंदिर हैं, हाँ, दुबई यूएई के में अंदर ऑलरेडी 3 है, मौजूद ये हैं। चौथा अबू उधर धाबी सऊदी वाला। अरेबिया ने भी अपनी कट्टरता को कम करके और भारतीयों को और भारतीय कल्चर को अपनाने का प्रयास किया है, जैसा आपने योगा डे का ज़िक्र करके बताया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जैसे अंगोर वट और इस तरीके से पूरा ईस्ट हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस से मुतासिर था किसी ज़माने में, अब वो फिर उसी चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये फिर प्रयास और कयास हो रहा है और इसकी ये आप ये कह सकते हैं कि जो आप अरब पेनिनसुला में देख रहे हैं, ये उस बड़े स्केल पर जो कल्चरल एक्सपेंशन है अ, उसकी आहट कह सकते हैं। और जैसे-जैसे हिंदुस्तान प्रगति करेगा, हिंदुस्तान का डायस्पोरा स्ट्रेंथन होता जाएगा। देखिए आप अब अरब वर्ल्ड में जाएँगे तो वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना हम्म। अरबी पढ़ना पसंद करते हैं, अय्याश किस्म के लोग हैं। लेकिन उनका काम कौन चलाएगा? तो काम हिंदुस्तानी चलाएँगे, इंजीनियर्स आपके पास हैं, डॉक्टर्स आपके पास हैं, साइंटिस्ट्स आपके पास हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल्ड लेबर आपके पास में है। चाहे वो ऑयल रिगिंग हो या और कोई टेक्निकल काम जो अरब वर्ल्ड में हो रहा है, उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत मेजर रोल है, किरदार है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ आगे बनेंगी और इन स्ट्रेंथ के ऊपर इंटरडिपेंडेंस इन कंट्रीज़ की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपकी वैल्यू को वो इग्नोर नहीं कर पाएँगे। इसके साथ-साथ आप डिफेंस को भी जोड़ लीजिए। अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री को पुश दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं,
तो आपको ये इंडस्ट्री सेल्फ सस्टेनिंग चाहिए, आपको ये इंडस्ट्री वो चाहिए जो इकोनॉमी में योगदान दे सके। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्वालिटी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आपको इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और इन सारी चीज़ों पर हिंदुस्तान अपने कदम बढ़ाते चले जा रहा है, और वो दिख रहा है। ये हवाई बातें नहीं हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल दर्शन को सपोर्ट करें, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो कभी गलत नहीं बोलते। यूएई के साथ में हमारा 2000 मेरे ख्याल से, अगर मेरे को सही डेट्स याद है, 2016 में 49 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड होता था। आज की तारीख में वो 100 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो गया है। क्रॉस हो चुका है। यू गॉट द पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें हवा में नहीं है। इकोनॉमी में प्रोग्रेस है। हमारे पास फोरेक्स कितना होता था 2012 और 14 के आसपास, आज कितना है ये कंपेयर कर लीजिए। ये इंडिकेटर्स हैं। एंड लाइकवाइज, तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से डिफेंस के अंदर हम अगेन में एकदम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द दिस थिंग याद नहीं है, मेरे ख्याल से 2600 करोड़ का हमने निर्यात किया है। बट चेक अगेन, गूगल चेक करके कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि हमारे डिफेंस के क्षेत्र में आयात डिफेंस सॉरी एक्सपोर्ट सर 13,000 करोड़ रुपीस से क्रॉस करके 1 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। 1 लाख करोड़, 1 बिल्कुल लाख बिल्कुल करोड़ रुपीस क्रॉस हो चुका हाँ, है। मतलब ये फिगर्स शुड बी चेक, यू नो, Yes, sir. बिकॉज़ और एक देयर बड़ा आर फिगर आ रहा है। so many figures floating around, तो वो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। 1 तो लाख, यस सर। खैर, पॉइंट इज नॉट द फिगर, द पॉइंट इज कि 1 लाख, यस। इंडिया की ट्रेजेक्टरी कैसे है, और ये मैं एस्पेक्ट को टिक कर रहा हूँ कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को देखिए, तो फिर आपको पता लगेगा कि हम इस लाइन में भी कैसे आगे चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ इंडिया इज प्लेस्ड। इंडिया विल नॉट गेट इनटू अ कॉन्फ्रंटेशन। इंडिया की जो अगर प्योरली मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिक्स की बात करें, इट इज नॉट प्योरली the way Britishers and the Americans have played that game. वो बिलीव करते हैं अलायंसेस, फिजिकल अलायंसेस, मिलिट्री अलायंसेस, सब्जुगेशन, कॉलोनाइजेशन। तो आजकल सब्जुगेशन, कॉलोनाइजेशन तो नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली वो चीजें होती हैं। लेकिन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया बिलीव्स इन सॉफ्ट सॉफ्ट पावर, एज आई पावर, सेड, और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम किस तरीके से चाहते हैं। और हम अलायंस में बिलीव नहीं करते। वो वाला भारतीय काल कितने हजारों साल तक सक्रिय रहा था। तो उसी मॉडल पे अब हम मॉडल्ड हैं। और मिलिट्री का अहम रोल सिर्फ ये रहेगा कि अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, तो आपका हश्र वो नहीं होगा जो आपका हश्र इस्लामिक इन्वेजन के टाइम में ब्रिटिश या इन्वेजन के टाइम में हुआ ब्रिटिश था। कॉलोनाइजेशन के टाइम में हुआ था, क्योंकि आपकी फौजें कमजोर थी। फौजें अगर मजबूत होंगी, फौज मजबूत तो होनी जैसा मैंने चाहिए। पहले बोला कि चाइना के साथ बेशक कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर आप मजबूत होंगे इकोनॉमिकली, एंड साइंटिफिकली मिलिटरी, एंड मिलिटरीली, तो चाइना भी मैनेज रहेगा, और बॉर्डर्स भी बॉर्डर्स सिक्योर भी रहेंगे, सिक्योर और रहेंगे, और आपकी जो सॉफ्ट पावर सॉफ्ट बढ़ती पावर है रहेगी, उसका बढ़ती एक्सपेंशन रहेगी। होगा, और आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है तो वो भी बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ती है, सही बढ़ेगी। है। सर मेरा, आपने जिस तरीके से समझाया दैट इज ऑसम, बहुत मजा आया। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बचता है, अगर हम उसे शॉर्ट में डिस्कस कर पाए तो, मतलब मुश्किल से अगर हम 1 मिनट के अंदर अंदर उसे कर लेंगे। सर देखिए, आपने जिस तरीके से बताया कि अमेरिका जो है वो 20 साल आगे की सोच रहा है। अगर सर अमेरिका 20 साल आगे की सोच रहा है कंसिस्टेंटली, और 20 साल बाद वो दुनिया को कैसे देखेगा, उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है, चाइना कहाँ खड़ा है, लेकिन इस 20 साल के अंदर शायद चाइना का भी एक प्लान है कि कम से कम इंडिया को ना बढ़ने दे। और जिस तरीके से, चाहे हम मालदीव्स में देखें, चाहे हम बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट का कोशिश कर रखा है, म्यांमार के अंदर देखें, और साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना की पूरी एक्टिविटीज देखें, और अमेरिका यहां से एक गायब सा नजर आ रहा है। अमेरिका की प्रेजेंस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, और उसमें आपने एक स्टैंप सी लगा दी है कि हाँ, अमेरिका भी अब इस 20 साल के विंडो पीरियड को रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के फॉर्म में देख रहा है। तो सर यहाँ तो एक उसमें इंडिया कहीं ना कहीं एक ऐसी कन्फ्रंटेशन में चाइना के साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिका अपने पड़ोस को
सेफगार्ड करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो पूरे का पूरा दबाव भी इंडिया के ऊपर आ चुका है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से अगर देखा जाए तो हरमुज और बाबल मंदेव तक पूरे इलाके में फिर तो इंडिया एक अकेला सा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अमेरिका उस लेवल पर नहीं है जिस टाइम पर हम देखते थे या पढ़ते थे। देखिए तो क्या ये डायरेक्ट अमेरिका और इंडिया, चाइना और इंडिया की कन्फ्रंटेशन की फॉर्म में है, जिसमें अमेरिका ने ये कन्फ्रंटेशन इंडिया के सर पे लाद दी और वो खुद निकल गया? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर होगा चाइना का, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है ये पूरा रीजन, इंडियन ओशन रीजन। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का है, लेकिन हिंदुस्तान ये इनिशिएटिव खो बैठेगा जिस दिन उसकी इकोनॉमिक पावर कमजोर हो जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो इकोनॉमिक जाएगी। पावर एंड पॉलिटिकल तो स्टेबिलिटी हिंदुस्तान वो एरिया मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग है, क्रुशियल जो पॉइंट्स है। इन्फ्लुएंस है वो सीड कर देगा चाइना को। तो हमारे लिए इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है। है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिलिट्री मिलिट्री स्टेबिलिटी आती स्टेबिलिटी है, आएगी। सही है। जहां तक अमेरिका का हमको छोड़ने का सवाल है या वगैरह वगैरह, तो ये ध्यान रखें कि भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रेम चल रहा टेम्पररी है है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का टेम्पररी है। है। अभी अभी हाल ही हाल जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं जब हमारे बीच में प्यार का इजहार हुआ है। उससे पहले तो हम एनिमी जैसे ही एक थे। दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, और इतने साल हमने चाइना के साथ इसी कॉन्फ्रंटेशन मोड में निकाले हैं। तो चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए, चाइना की 1990 के आसपास इंडिया की जीडीपी और चाइना की जीडीपी बराबर थी। ओके। उसके बाद आप देखिए कि एक्सपोनेंशियली कितना चाइना उछाल आया बहुत है आगे चाइना चला की गया। तरफ। लेकिन फिर भी चाइना ने हमारे साथ में कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं किया, ना कर पाया, क्योंकि हमारे पास बाकी जो स्ट्रेंथ थी, चाहे वो टेरेन की हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, उसमें रशियन एलाई हुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने अदा किया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखा जाए तो अब इंडिया भी काफी स्ट्रांग है। टेरेन हैज नॉट चेंज, इंडिया काफी स्ट्रांग है। इंडिया स्ट्रांग हो रशिया चुका है। आज भी हिंदुस्तान के रशिया आज साथ है। भी हमारे साथ है, सही है। जरूर चाइना का, उस चाइना के ऊपर उसकी ज़्यादा डिपेंडेंस है बढ़ी अभी, है, लेकिन वो इंडिया को इस तरीके से मझधार नहीं में नहीं छोड़ छोड़ेगा। सकता। एंड हाँ। माइंड यू, अमेरिकन इंटरेस्ट अब पूरा का पूरा इंडिया के साथ अलाइंड है। इट इज नॉट ओनली जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बट इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंडिया इतना इंटरेस्ट। बड़ा मार्केट है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि आप उसको इग्नोर इग्नोर नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, मार्केट बहुत बड़ा हो ये गया है। मार्केट सैचुरेट हो गए हैं, चाहे यूरोप के मार्केट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट हो। इंडिया का मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, और उसके बाद अफ्रीका का है। अफ्रीका के अंदर देखिए किस तरीके से जोर हिंदुस्तान ने लगाया हुआ है, और इंडिया चाइनीज इन्फ्लुएंस को वहां कम पर कर रहा है, एल्बो आउट कर रहा है। इंडिया सक्सेसफुली धीरे काउंटर धीरे कर रहा है। काउंटर कर काउंटर रहा है। कर सो रहा है। द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज in the Indian subcontinent and in the African subcontinent. And whoever plays the game good in Africa and India will be the ruler of this globe. तो इंडिया को इतने आसानी से कोई हमें छोड़ दे या ऐसे मझधार में ऐसे फंसा दे, तो ऐसा अभी नामुमकिन नामुमकिन है। है। अभी ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता। थैंक यू। आपने जो एक प्रीशियस वो बॉटम लाइन बताई पूरे के पूरे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं भी इसमें से यही समझ पाई हूँ, ये जो भी डिस्कशन हमने देखी आज। तो वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल डिस्कशन थी, और इसमें मैं भी यही समझ पाई हूँ कि 3 स्टेबिलिटी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो 2014 से आई है हमारी कंट्री में, मिलिट्री स्टेबिलिटी, राइट। सो ये 3 होनी चाहिए। जब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है 2014 से, तब से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। तो ये तीनों पे ज़्यादा भार अगर दिया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे ही मेंटेन रहेगी आगे भी, तो इकोनॉमी भी बढ़ती रहेगी और मिलिट्री भी स्ट्रांग होती रहेगी, क्योंकि मोदी जी इकोनॉमी और मिलिट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मोदी जी का आना तो बहुत ज़रूरी है 2024 में भी, और
29 में भी मोदी योगी जो भी आए, भाजपा की गवर्नमेंट एटलीस्ट इकोनॉमी पर फोकस सबसे ज़्यादा कर रही है। काफ़ी लोगों को कर लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट इससे ज़्यादा फोकस उनका इकोनॉमी पे और मिलिट्री स्ट्रेंथन हो उस पर ज़्यादा है। अपना देश आगे बढ़े और सब जगह पे सॉफ्ट पावर हो सारे वर्ल्ड में, ये फोकस मुझे सबसे ज़्यादा लगता है मोदी की गवर्नमेंट पे। और रही बात हिंदू और मुस्लिम वाली, तो वो तो 1947 में भी हुई थी। हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेस पर जो देश डिवाइड हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान जो रिलीजन के बेस पे हुआ था ना, हिंदू मुस्लिम ही हुआ था ना उस टाइम पे। तो वो तो इंडिया में ब्रिटिश मुग़ल इन्वेडर्स के बाद ये होता ही रहता है, और सारी गवर्नमेंटों ने ये किया ही है। तो मोदी जी पे और भाजपा की गवर्नमेंट में ये ब्लेम करना, ये तो मेरे हिसाब से तो गलत ही है। बट भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया को जो स्टेबिलिटी मिली है, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिली है, और उससे जो पूरी दुनिया में इंडिया का जो आज डंका बज रहा है ना, वो पहले कभी नहीं था। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है मोदी गवर्नमेंट की या फिर बीजेपी गवर्नमेंट की। और हमारा जो सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडल ईस्ट में ही बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे आज मोदी मोदी ही है। और जहाँ पे मोदी जी का अगर नाम लिया जा रहा है तो पूरे इंडिया का, वहाँ पे पूरे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आपके विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।